हेलो यार, हमारा जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर और इस सप्ताह में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और बायो साइंस के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। तो आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के तीन जो है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैं बात कर रहा हूँ आज यूनिसेफ के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्था है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यूनिसेफ के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में और उसके बाद देखेंगे कि जो अस्थायी विधि है, मतलब गर्भ रोकने का जो अस्थायी विधि है उसका कौन कौन सा विधि है उसके बारे में देखेंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में आपसे पूछेगा तो सबसे पहला जान लीजिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको लिखना पड़ेगा कि यूनिसेफ का पूर्ण रूप जो होता है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड होता है। एक लाइन ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखने का कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए एक विशेष संस्था है। यूएनए क्या है? एक विशेष संस्था है। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में धुरी राष्ट्र को बदले की कार्यवाही से बच्चों के पुनर्वास पर मंथन द्वारा की गई। इसका जो स्थापना है 1946 में किया गया और यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है? विशेष संस्था है। कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है बहुत सारे जो ऐसे संस्था बना हुआ है जो पूरे देश के लेवल इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। तो उसी प्रकार से यूनिसेफ भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है काम करता है बच्चों के स्वास्थ्य के पुनर्वास के जो अच्छा करने के लिए और उसे उन्नत बनाने के लिए। इसीलिए 1946 में जो संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में जो है धुरी राष्ट्र जो था उसके जो भी कार्यवाही से जो बच्चा के में परिवर्तन आया था उसी को जो है पुनर्वास के मंथन के द्वारा जो है ये बनाया गया। तो आप लोग समझ गए कि यूनिसेफ क्यों बनाया गया। तो धुरी राष्ट्रों के बदले के जो कार्यवाही हुआ उसके बच्चों के पुनर्वास पर मंथन द्वारा किया गया। मतलब बच्चों को कैसे क्या करना है, कैसे रखना है, कैसे कुपोषण से बचाना है, इन सभी चीज़ों के जो है धुरी राष्ट्र जब कार्यवाही किया तो उसके बच्चों के पुनर्वास पर भी मंथन किया गया आम सभा में संयुक्त राष्ट्र के। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए 1953 में इसमें से इमरजेंसी फंक्शन को समाप्त कर इसका नाम यूएन चिल्ड्रन फंड्स कर दिया गया। अब देखिए 1953 में इसका नाम जो पहले इसका जो नाम था वो नाम था इसका इमरजेंसी फंड नहीं, इमरजेंसी फंक्शन नाम था। बट 1953 में जो है इमरजेंसी फंक्शन को समाप्त कर दिया गया और यूएन चिल्ड्रंस फंड लिखा गया, इसका नाम दिया। तो आप सभी को ये लाइन लिखिएगा तो स्मार्ट समझा जाइएगा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लिख दीजिएगा कि 1953 में इमरजेंसी फंक्शन जो पहले से था नाम में उसको समाप्त कर यूएन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसके सदस्य अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत, मंगोलिया, नेपाल, मालदीव है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि सभी जो है अलग अलग जो है रीजन में बांट दिया है, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर संस्था काम करता है तो इसके लिए तो जवाबदेही जो है एक ही जगह पे मुख्यालय होता तो दिक्कत होता। तो इसके लिए रीजन में इसको बांट दिया गया। तो जो एशिया में जो इसका मुख्यालय है वो भारत में है, मतलब भारत में जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इस नई दिल्ली वाले का सदस्य कौन कौन सा है? अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, मंगोलिया है, नेपाल है, मालदीव है। मतलब पाकिस्तान, चीन हटाकर और म्यांमार, भूटान हटाकर जो है इसके आसपास के क्षेत्र जो है भारत से जुड़ा हुआ है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका यूनिसेफ का संचालन 30 सदस्य कार्यमंडल द्वारा किया जाता है। इसका जो है प्रमुख मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। देखिए ऐसे तो इसका रीजनल ऑफिस सब देश में होगा ही होगा, बट इसका जो मुख्य जो मतलब कार्यालय है वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और यूनिसेफ का जो संचालन किया जाता है 30 सदस्य कार्यमंडल द्वारा जो है इसे संचालन किया जाता है। तो यूनिसेफ के बारे में इतना सारा लिख दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद जो है ये बच्चों के क्या चीज़ पुनर्वास के लिए और बच्चे के उन्नत के लिए जो है इसे शुरू किया गया। समझ गए ना कि क्या चीज़ के लिए शुरू किया गया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में धुरी राष्ट्रों के बदले की कार्यवाही से, मतलब जो धुरी राष्ट्र बदले की कार्यवाही से जो कार्रवाई किया था उसमें से बच्चों के पुनर्वास पर मंथन द्वारा की गई। मतलब बच्चों के पुनर्वास पर मंथन द्वारा की गई, मतलब बच्चों के जो पुनर्वास था उस
पर मंथन करके जो है इसे स्थापना किया गया। ठीक है, जब धुरी राष्ट्र इस पर कार्रवाई किया ना तो बच्चा सब जो है बहुत सारा इधर उधर हो गया, पुनर्वास हो गया। तो इसके लिए जो है इसी चीज़ के लिए बच्चे के लिए भी सोचा गया और यूनिसेफ को स्थापना किया गया संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में धुरी राष्ट्र के कार्यवाही के बदले में। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये बच्चे के पुनर्वास में कुपोषण वगैरह ये सबसे बचाने के लिए काम करता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका यूनिसेफ टीकाकरण ये सब के बारे में काम करता है। यूनिसेफ के क्या कार्य है? यूनिसेफ का कार्य है, देखिए यहाँ कार्य से स्पष्ट हो जाएगा, शिशु स्वास्थ्य के लिए कार्य करना। बिल्कुल सही है, जैसे टीकाकरण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सुविधा। देखिए यूनिसेफ का क्या कार्य है ये सब लिखिएगा। तो यूनिसेफ का कार्य है कि जो है शिशु के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, जैसे टीकाकरण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब जो है यूनिसेफ का कार्य है। नेक्स्ट है कि शिशु की पोषण, जैसे विटामिन ए देना, कुपोषण रोकना, आयरन की गोली देना, स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराना। देखिए यूनिसेफ का कार्य है कि वह शिशु का पोषण के लिए काम करेगा, विटामिन ए देने के लिए जो है वो कार्य करेगा, कुपोषण रोकेगा, आयरन का गोलियां देगा, स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सब जो है यूनिसेफ का मुख्य कार्य है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है आप लोग लिखिएगा कार्यवाला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका परिवार व शिशु कल्याण अभियान में माता पिता को शिक्षित करना। अब चूंकि यह बच्चे के लिए काम करता है, बच्चे के कुपोषण, बच्चे को आयरन की गोली देना, विटामिन ए की कमी को पूरा करना, कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, बच्चों के ये सब काम करता है यूनिसेफ। तो बच्चों को काम करता है तो उसके लिए माता पिता को भी ये शिक्षित होना जरूरी है। तो यूनिसेफ जो है परिवार व शिशु कल्याण अभियान में जो है माता पिता को भी शिक्षित करने के लिए काम करता है। विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार करता है और डे केयर सेंटर चलाना, महिला क्लब, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जो है ये चलाता है। क्या चीज़ चलाता है? डे केयर सेंटर चलाना, महिला क्लब चलाना, स्वास्थ्य शिक्षा और विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधारना और माता पिता शिशु कल्याण के जरिए जो है माता पिता को शिक्षित करना। तो ये सब जो है इसका कार्य होता है, समझ गए ना। महिला क्लब चलाना, डे केयर सेंटर चलाना, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो है चलाना इसका मुख्य कार्य होता है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यूनेस्को को सहयोग करना, मतलब जो यूनेस्को है उसको जो है सहयोग करना। विज्ञान, यूनेस्को भी एक क्या है? यूनेस्को भी एक जो है संगठन है स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिस प्रकार से यूनिसेफ है। तो यूनेस्को को सहायता करना। विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार करना, ये पहले ही हो चुका है। प्रयोगशाला में उपकरण, औजार, किताबें, साधन शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम है कि जितने भी प्रयोगशाला है उसमें उपकरण देना, औजार देना, किताबें देना, शैक्षणिक के लिए जो भी साधन है उसको प्रदान करना, इसका काम होता है किसका? यूनेस्को का। ठीक है। दृश्य श्रव्य आधुनिक समय में यूनिसेफ चाइल्ड हेल्थ को और बेहतर करने हेतु विशेष अभियान का आयोजन व क्रियान्वयन कर रहा है। ऑडियो विजुअल जो होता है यह जो है मॉडर्न युग में यूनिसेफ को जो है चाइल्ड हेल्थ को और बेहतर करने के लिए जो है यह विशेष अभियान और योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जिसमें टीवी से, चलचित्र के माध्यम से लोगों के बीच में चीज़ें को पहुँचा रहा है, जानकारियों को। तो यूनेस्को का ये काम है कि जितने भी प्रयोगशाला है उसमें औजार, उपकरण तथा विज्ञान शिक्षा को सुधारना, किताबें शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान करना। उसके बाद है यूनिसेफ जो है चाइल्ड हेल्थ को और बेहतर विशेष बनाने के लिए जो है विशेष अभियान का आयोजन भी कर रहा है। तो ये सब जो है 4 लिख दीजिएगा कार्य में और यूनिसेफ के बारे में, तो 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे पूछेगा यहाँ पे पूछेगा कि JSY क्या है? फुल फॉर्म जननी सुरक्षा योजना, इसका फुल फॉर्म होता है JSY का। ठीक है। देखिए जननी सुरक्षा होता क्या है, इसको जो है चलिए हम लोग देखते हैं जननी सुरक्षा योजना क्या है। देखिए जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। क्या चीज़ लिखेंगे कि जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित या कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। जननी सुरक्षा योजना क्या है? एक स्वास्थ्य योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। जो कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की थी। देखिए ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को जो है प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? तो जो माता है और जो नवजात शिशु होता है उसको बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में है ये जो है 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? कि जो माता होती है, जो नवजात शिशु होते हैं, उसका स्वास्थ्य का बेहतर जो है स्थिति सुनिश्चित कर सके, इसके
लिए जो है ये शुरू किया गया। ठीक है, साथ ही यह एक क्या करता है, संस्थागत प्रसर्व को बढ़ावा देता है। किसे बढ़ावा देता है, तो यह जो है मतलब हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि लोग अपने घर में ही दाई को बुला लेती थी और उससे जो है प्रसर्व करवाती थी, बट इसका यही उद्देश्य था कि संस्थागत प्रसर्व को बढ़ावा देना, मतलब जो हॉस्पिटलाइज है उससे जो है बढ़ावा देना, वहाँ पे डिलीवरी करवाना, उसी को जो है यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पे तो हो गया 2005 में शुरू की गई। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना है, किया तो गया था कि स्वास्थ्य के लिए किया गया था, माता और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति देने के उद्देश्य से, बट ये जो शुरू किया गया था यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो रूरल हेल्थ मिशन होता है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन, तो उसके अंतर्गत यह शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय नेशनल विलेजेस हेल्थ मिशन के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, मीन्स राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था जननी सुरक्षा योजना। समझ गए। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने पर प्रस्तुतों को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। अब चूँकि आप लोग जानते होइएगा, जितना भी 5,000 या 5,000 हो या 1,000 हो, जितना भी जो है डिलीवरी के समय जो रुपया दिया जाता है माता को, तो वो जो है इसी के थ्रू दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के थ्रू ही ये क्लियर किया गया था कि सरकारी अस्पताल में या कुछ निजी प्राइवेट अस्पताल में प्रसर्व करवाने पर जो है नगद राशि का भुगतान किया जाता है इसी योजना के थ्रू। समझ गए। आप समझ गए ना कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी प्राइवेट हॉस्पिटलों में डिलीवरी करवाने पर प्रस्तुत को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। इसी योजना मतलब जननी सुरक्षा योजना के थ्रू जो लोग क्या करते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में डिलीवरी करवाते हैं, उनको जो है नगद राशि दिया जाता है। समझ गए। चलिए 2005 में 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। इसका क्या लक्ष्य था कि माता और जो नवजात शिशु है उसका बेहतर स्वास्थ्य के बारे में काम करना, और यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। ठीक है, इतना तो समझ गए इसके बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका उद्देश्य देखते हैं कि जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, देखिए, मातृ रुग्णता दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसका यही उद्देश्य था कि मातृ रुग्णता दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। जो प्रसव के दौरान बहुत सारे माता का मृत्यु हो जाता था ना, तो उसको जो है कम करना, क्योंकि घर पे लोग को बहुत सारा चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाता था, तो उस स्थिति में जो है माता जो है प्रॉब्लम के कारण जो है मृत्यु हो जाता था। तो इसीलिए इसमें शुरू किया गया कि भाई हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराइए तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो मातृ का रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना, ये जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है शिशु रुग्णता दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना। मतलब 2 लाइन तो बहुत आसान है कि मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, 2 पॉइंट हो गया। और उसके आधे है कि मातृ रुग्णता दर और शिशु रुग्णता दर को जो है क्या करना, ये सब जो है कम करना। ये दोनों पॉइंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तीसरा है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना। संस्थागत मतलब क्या कि इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल वाले प्रसव को, हॉस्पिटल में प्रसव को बढ़ावा देकर माता और नवजात की बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति को सुनिश्चित करना। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम होगा हॉस्पिटल में अगर प्रसव कराने पर, तो वहाँ पे उसे बेहतर देख रेख के लिए जो है टीम रहता है, उसे देखभाल मिल जाएगा। बट अगर घर पे कराते थे पहले के ज़माने में, तो क्या होता था, बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाता था, जिसके कारण मृत्यु हो जाती थी बच्चा का या माता का। तो इसीलिए जो है कहा गया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर माता और नवजात की बेहतर स्थिति को सुनिश्चित करना। ठीक है। चौथा है माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर कर समुदाय में राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर में प्रगति करना। अब चूंकि माता और शिशु का जो है स्वास्थ्य अगर बेहतर होगा तो समुदाय में और राष्ट्र में जो है स्वास्थ्य स्तर में भी प्रगति होगा, और जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है नहीं मरेंगे, प्रसव के दौरान मृत्यु नहीं होगा और बेहतर होंगे। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। किसके उद्देश्य में? जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य में क्या क्या लिखेंगे कि मातृ मृत्यु दर को कम करना, रुग्णता को कम करना,
शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना, संस्थागत प्रसव को डिलीवरी को बढ़ावा देना जिससे माता और बच्चे को बेहतर सुविधा का सुनिश्चित किया जा सके, माता एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य कर समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य के प्रगति में बेहतर करना। ये जो है 4 पॉइंट लिख दीजिएगा उद्देश्य, और उस ऊपर जो है जननी सुरक्षा योजना के बारे में, तो आपका 5 नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। डिस्क्राइब द परमानेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। देखिए, अस्थायी विधि या अस्थायी विधि दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, कहेगा कि परिवार नियोजन क्या होता है और परिवार नियोजन के अस्थायी विधियों का वर्णन करें, तो जो है आपको अस्थायी विधि के बारे में लिखना पड़ेगा। या पूछ देगा कि अस्थायी विधि का वर्णन करें, तो उसको जो है हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अस्थायी विधि जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए उसमें बहुत सारे प्रकार है, तो उसको हम लोग अलग देखेंगे। आज देख लेते हैं अस्थायी विधि के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर लिखिएगा। यह गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियां हैं, इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है। देखिए, गर्भ निरोधक जो होता है अस्थायी विधि, यह गर्भ निरोधक का अस्थायी विधि होता है। इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है। ये जो अस्थायी मेथड होता है यह पुरुष मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, और इसे स्टरलाइज मेथड भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आपका ठीक है, स्टरलाइज मेथड का मतलब होता है कि बाध्यता, मतलब जो बांझपन होता है ना उसी प्रकार का ये हो जाता है। मतलब कि कोई अगर परमानेंट अगर अस्थायी विधि अगर करवा लेता है तो उसको जो है समझिए उसको बांझपन, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति में महिला में बच्चा बिल्कुल होता ही नहीं है तो बांझपन होता है ना, तो उसी प्रकार से जो है ये भी करवाने के बाद लगभग बांझपन के ही तरह हो जाता है। वही स्टरलाइजेशन मेथड होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए पहला है वैस्कोटोमी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं विधि देख रहे हैं कि कौन कौन से विधि है अस्थायी में। ठीक है, तो पहला है वैस्कोटोमी। यह मेल स्टरलाइजेशन की विधि है जिसमें दोनों वैस डिफेंस को काट दिया जाता है एवं काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है। देखिए वैस्कोटोमी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो लिखिएगा यह पुरुषों के लिए है और यह पुरुषों का स्टरलाइजेशन का विधि है। क्या चीज़? यह मेल स्टरलाइजेशन की विधि है जिसमें दोनों जो भैंस होता है, वैस्कोटोमी से ही भैंस से ही वैस्कोटोमी बना है, इसमें भैंस को ही काट दिया जाता है। तो जो भैंस डिफरेंस है, देखिएगा जो भैंस डिफरेंस है इसी को काट देना ही वैस्कोटोमी कहलाता है। तो भैंस से ही वैस्कोटोमी बना है, क्योंकि टोमी मतलब सर्जरी होता है और टोमी लगा दीजिएगा तो जो है वैस्कोटोमी मतलब नसबंदी सर्जरी हो जाता है। समझ गए ना। तो यह मेल स्टरलाइजेशन का विधि है जिसमें दोनों भैंस डिफेंस को काट दिया जाता है, डिफरेंस को, एवं काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है। जो काट दिया जाता है भैंस डिफरेंस को, मतलब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक है जो है क्या है भैंस, ये भैंस है। समझ गए, भैंस डिफरेंस है। तो हम क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बीच से इतना काट के हटा दिए, और ये जो कटा हुआ भाग है इसको जो है दोनों ये वाला भाग और ये वाला भाग फिर से इसको ज्वाइंट कर देंगे और ये बिचला भाग हट जाएगा जहाँ पे शुक्राणु बनता है जो है, इसी को काट के हटा दिया जाता है। तो भैंस डिफरेंस को काट के हटा दिया जाता है। ठीक है, और दोनों छोरों को फिर से बांध दिया जाता है। समझ गए, ये सर्जरी के द्वारा होता है। अब इसका लाभ क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। लाभ क्या है वैस्कोटोमी का? सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वैस्कोटोमी का लाभ ये होता है कि ज़्यादा दिनों तक जो है सर्जरी के लिए आपको अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। दूसरा है कि ट्यूबेक्टोमी की तुलना में इसकी सर्जरी आसान होता है। जो फीमेल का ट्यूबेक्टोमी होता है ना उसके तुलना में ये आसान होता है, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी में देखते होइएगा फीमेल को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, उसका प्रोसेस होता है, सर्जरी होता है। बट इसमें जो है उतना सारा चीज़ें नहीं होता है। यह ट्यूबेक्टोमी के तुलना में यह सर्जरी आसान होता है और इसमें भर्ती रहने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, ये सब लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, असफलता दर कम होती है। जो पुरुष नसबंदी कराता है वैस्कोटोमी उसमें असफलता की दर जो है कम होती है, क्योंकि देखते होइएगा जो फीमेल कराती है ट्यूबेक्टोमी तो जो है उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डर रहता है कि उसमें जो है असफलता होने पर मृत्यु हो जाता है, अगर गलत चीज़ें हो, गलत तरीके से अगर हो गया सर्जरी तो। बट ये बातें वैस्कोटोमी में नहीं है, असफलता दर बहुत कम है। सर्जरी में कम खर्च होता है, वैस्कोटोमी सर्जरी में जो है कम खर्च होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जान लीजिए। वर्तमान में इसे NSV नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी कहते हैं। वर्तमान में जो वैस्कोटोमी होता है इसको जो है नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी जो है वर्तमान में कहा जाता है। इसमें चीरे इंसिजन की साइज बहुत छोटी होती है एवं यह बहुत आसान होता है। इसमें जो चीरा लगाया जाता है सर्जरी के लिए ये जो है बिल्कुल छोटा होता है, न के बराबर, इसीलिए इसे नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा चीरा लगाया जाता है और यह बहुत आसान होता है। वैस्कोटोमी के बाद जो है व्यक्ति को कुछ दिन तक भार वाली वस्तु
जंतु उठाने को मना किया जाता है। ये सब निषेध है कि जब किसी को वैस्कोटोमी हो जाएगा तो उसको जो है कुछ दिनों तक भार वाले सामान जो है उठाने से मना किया जाता है, समझ गए। चलिए, तथा साइकिल चलाने के लिए भी मना किया जाता है, रगड़ ना पड़े, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो है साइकिल चलाने के लिए भी मना किया जाता है, भार उठाने के लिए भी मना किया जाता है वैस्कोटोमी के कुछ दिन बाद तक। साथ ही 1 माह तक गर्भ निरोधक का उपयोग करने की सलाह दिया जाता है तथा वैस्कोटोमी के 1 महीने बाद तक जो है और सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मना किया जाता है कि ये चीज़ें ना करें। तो ये एनएसबी के कुछ जो है सावधानियाँ था और लाभ भी था जिसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके देखते हैं डिम्ब वाहिनी छेदन मतलब ट्यूबेक्टोमी, जो कि महिलाओं में होता है, वो पुरुषों में होता है, ये महिलाओं में होता है, ठीक है। यह स्त्री की अस्थायी गर्भ निरोधक की सबसे प्रचलित विधि है। देखिए, ट्यूबेक्टोमी जो डिम्ब वाहिनी छेदक होता है यह फीमेल के अस्थाई परमानेंट जो है कंट्रासेप्टिव का सबसे जो है प्रचलित विधि है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काट दिया जाता है। इसके लिए निम्न सर्जरी की जाती है। जो ट्यूबेक्टोमी होता है, फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है, इसीलिए ट्यूबेक्टोमी नाम है। ट्यूब को ही काटने के ट्यूबेक्टोमी नाम पड़ता है। जिसको भी सर्जरी किया जाएगा उसमें टोमी लगा देने पर वह सर्जरी का बन जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को काट देगा तो मतलब ट्यूबेक्टोमी हो गया है, डिम्ब वाहिनी छेदन। यह स्त्री का सबसे प्रचलित अस्थायी विधि है जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स को क्या किया जाता है, सर्जरी के द्वारा काट दिया जाता है। इसके लिए निम्न सर्जरी की जाती है। ये जो ट्यूबेक्टोमी किया जाता है, ट्यूब को जो काटा जाता है, इसके लिए अलग अलग सर्जरी किया जाता है। कौन कौन सर्जरी है? एक है लेप्रोटोमी, याद रखिएगा, लेप्रोटोमी है, मिनी लेप्रोटोमी है और लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन है। क्या किस था? लेप्रोटोमी था, मिनी लेप्रोटोमी है और लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन है। तो ये सब याद रखिएगा, तीनों, लेप्रोटोमी, मिनी लेप्रोटोमी और लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन में लेप्रोस्कोप की सहायता से दोनों फैलोपियन ट्यूब पर मेटल रिंग कस दी जाती है जिससे ओवम गर्भाशय कैविटी में नहीं आ पाता है। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होता है तो फैलोपियन जो ट्यूब है उस ट्यूब को क्या किया जाता है, लेप्रोस्कोपी की सहायता से जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो है मेटल रिंग, गोला सा जो है मेटल रिंग, जिस आकार का जितना चाहिए उतना रिंग लेकर उस जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो है कस दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वह बंद हो जाता है और जो भी ओवम होता है वो गर्भाशय में नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो है वह गर्भधारण नहीं हो पाता है, ठीक है। इसे आवश्यकता होने पर पुनः अलग किया जा सकता है, जबकि लेप्रोटोमी एवं मिनी लेप्रोटोमी में फैलोपियन ट्यूब का एक भाग काट कर हटा दिया जाता है, अतः इसमें पुनः गर्भधारण की संभावना नगण्य होती है। देखिए, लेप्रोस्कोपी जो स्टरलाइजेशन है, जो तीसरा देखे हैं, तो लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें रिंग, मेटल रिंग कस दिया जाता है। कसने से हो सकता है कि बाद में ज़रूरत हो तो इसको फिर हटा भी सकता है लोग अपने चाहत के अनुसार। और जबकि जो लेप्रोटोमी और जो लेप्रोटोमी मिनी देखे हैं, इसमें दोनों में जो है बिल्कुल जो है नगण्य होता है। इसमें एक बार जो है अगर हो जाएगा लेप्रोटोमी या मिनी लेप्रोटोमी तो फिर दोबारा चाह के भी जो है आप जो है गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसी को काट के हटा दिया जाता है, जिससे जो गर्भधारण है उसका संभावना बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये चीज़ें समझ गए कि लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब में रिंग कस दिया जाता है, जिससे जो ओवम होता है वो गर्भाशय यूट्रस कैविटी में नहीं जा पाता है, जिससे जो है ये चीज़ होता है। और चाहे तो इसे जो है पुनः फिर से जो है इस रिंग को हटा सकते हैं फैलोपियन ट्यूब से और फिर से जो है गर्भ के लिए तैयार हो सकता है। बट अगर लेप्रोटोमी और मिनी लेप्रोटोमी होता है तो इसमें जो है बिल्कुल संभावना जो है गर्भ का शून्य हो जाता है इसके बाद, क्योंकि इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसके एक भाग को काट के ही हटा दिया जाता है लेप्रोटोमी और मिनी लेप्रोटोमी में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके में लाभ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसका लाभ क्या होगा। ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की अस्थायी एवं सरल विधि है। देखिए, ट्यूबेक्टोमी भी क्या है, यह अस्थायी और सरल विधि होता है। जटिलता इसका क्या है, देखिए, ट्यूबेक्टोमी समान होती है परंतु कभी कभी इसमें कुछ जटिलता उत्पन्न होते हैं, जैसे संक्रमण, मनोवैज्ञानिक असंतुलन, मोटापा, डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटी आदि। देखिए, इसमें जो है कुछ जटिलता होता है। ट्यूबेक्टोमी तो आसान होता है, डिम्ब वाहिनी छेदन तो आसान होता है, परंतु कभी कभी जो है इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाता है, समस्या
जब अब सर्जरी होगा तो उसमें संक्रमण हो सकता है। साइकोलॉजिकल जो है आदमी डर जाता है सर्जरी कराने से, तो ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद जो है मोटापा बढ़ सकता है, डिस्मेनोरिया हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मलिटी मतलब मासिक स्राव में है जो है असमानता हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका इसमें जो है जटिलता देखने को मिलता है कि संक्रमण हो सकता है, साइकोलॉजिकल इनबैलेंस हो जाएगा मतलब असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी से बहुत लोग डरते भी हैं। मोटापा हो सकता है, डिस्मेनोरिया होगा और मासिक जो है असंतुलन मतलब असमान हो जाएगा, मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है आपका जटिलता होता है क्या चीज़ से, ट्यूबेक्टोमी जो आपका होता है अस्थायी विधि महिलाओं में उससे। तो ये चीज़ें समझ गए। यहाँ पे इतना लिखने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। तो आप लोग इससे जो है जाकर rmnursing.blogspot.com पर जाके पढ़ भी सकते हैं। तो साथ तीनों क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दिया रहेगा, PDF भी दिया रहेगा, पढ़ सकते हैं। एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़िए, पढ़ने से जो है चीज़ें दिमाग में आएगा। खुद से ज़रूर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है उसको बार बार दिमाग में सोचिए, रिपीट कीजिए, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।